लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारी प्रीवियस क्लास में सप्लाई के बारे में। ठीक है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सप्लाई किस किस को कहते हैं। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जहां पर ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता कि वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई है। तो ऐसे चीजों के ऊपर अब लोग क्या करते, उसके ऊपर टैक्स देते ही नहीं। सरकार जब कहती है कि भैया ये आप क्यों नहीं दे रहे हो टैक्स, तो वो कहते हैं कि सर ये तो प्रूव हो ही नहीं रहा है कि ये गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। तो जब प्रूव हो जाएगा तो हम दे देंगे। तो सरकार ने बोला ये फालतू बात मत करो, मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। कुछ स्पेशल अभी हम इंस्टेंसेस देखेंगे जहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट खुद बता दे रही है कि अगर ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो हम इसको गुड्स का सप्लाई मानेंगे या सर्विस का सप्लाई मानेंगे। तो देखिए, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule 2. Schedule 2 में बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी स्पेशल सर्टन एक्टिविटीज हैं जहां पर वो सप्लाई तो होंगी लेकिन गुड्स की है या सर्विस की वो हम क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ ये इसलिए लाया गया क्योंकि गुड्स के ऊपर आपका अलग अलग टैक्स रेट होता है। किसी गुड्स के ऊपर 5% जीएसटी है, किसी के ऊपर 28% जीएसटी है। सर्विसेज की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम केसेस में 18% जीएसटी है। तो क्या होगा जब हम वो एक्टिविटी किए, उस एक्टिविटी को अगर हमने मान लो गुड्स के बजाय सर्विस ट्रीट कर लिया तो टैक्स रेट बदल गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया तो गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया। क्या स्पेसिफाई कर दिया बाय नोटिफिकेशन कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अगर वैसा कुछ इवेंट होता है तो हम उसको हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स ही ट्रीट करेंगे और गुड्स का जो जीएसटी रेट है वो रेट हम उस ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाएंगे। सरकार ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसको आप हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानोगे। ये बात कहाँ कही गई है, शेड्यूल 2 में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे शेड्यूल। ये देखिए, हम आ गए हैं सेक्शन 7(1)(a) में। where certain activities or transactions constitute a supply, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred in schedule 2। ये शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, ये इस टेबल में दे दिया है। आपको इस शेड्यूल को रेफर करना है जब आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जीएसटी में लेकर आओगे। देखिए, सबसे पहला ट्रांसफर का केस में क्या, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स। अगर आपने कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिस ट्रांजेक्शन में उस पर्टिकुलर गुड्स के टाइटल को ही ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब कल तक वो गुड्स मेरा था, आज से वो गुड्स आपका है, आपके नाम पे वो रिकॉर्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसा कुछ है, इफ ट्रांसफर इन द टाइटल इन गुड्स अगर हो जाता है तो उस केस में हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ट्रांसफर किया क्या चीज का, राइट इन गुड्स। आपने उस गुड्स के ऊपर सिर्फ अधिकार दिया है या फिर कुछ उसके ऊपर शेयर दिया है उस गुड्स को, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब उसके ऊपर मालिकाना हक आपने ट्रांसफर नहीं किया, आप उसको सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हो।
तो आप खुद सोच कर देखिए कि मान लो आपको किसी एक जगह से एक प्रोडक्ट आपने यूज करने के लिए लिया, फॉर एग्जाम्पल कार, आपने एक ट्रैवलिंग एजेंसी के पास आप गए, वहां से आप कार लिए, एक दिन यूज किए, अपने हिसाब से घूम फिर कर आए, फिर वापस दे दिए उस कार वाले को। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको जो कार यूज करने का जो आपको एक अधिकार मिला, समझ में आ रहा है ना? तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि उस पर्टिकुलर ट्रैवल वाले ने आपको एक सर्विस दी है? सीन वन में अगर मान लो कि आप एक कार शोरूम में जाते और वहां पर आपने कार ले ली उस दुकान वाले से, पैसे दे दिए, और आज से इस कार के ऊपर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर उसका मालिक के नाम में आपका नाम लिखा जाएगा, तो उसके उसमें पक्की पक्की पूरी सेल आपको दिख रही है, गुड्स का मूवमेंट आपको दिख रहा है, आज से आप इसके मालिक हो, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर ऑफ गुड्स विथ टाइटल इन गुड्स। आपका उस गुड्स के ऊपर मालिकाना हक भी आपके पास आ रहा है। तो पहले केस में अगर आपने कार खरीदी, इफ यू बाय अ कार, तो क्या हो रहा है? आपके पास गुड्स आ रहा है, कल तक उस दुकान वाले के पास था उसका टाइटल, अब आपके पास आ गया इसका टाइटल, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपको हो गया ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सेकंड वाले केस में जब आपने ट्रैवल वाले से कार को भाड़े पे लिया, कार को आपने हायर पे लिया, एक दिन दो दिन यूज किया, फिर वापस कर दी, उस केस में कार को यूज करने का अधिकार आपको मिला 2 दिन के लिए, लेकिन कार के ऊपर आपका मालिकाना हक जो है वो आपका नहीं चेंज हुआ। समझ में आपको? उसके बाद transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। हायर परचेस की बात कर रही है। हायर परचेस के केस में क्या होता है कि आप पैसे देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और फ्यूचर में कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप फाइनल पेमेंट करोगे, और जब आप फाइनल पेमेंट करोगे तब उस दिन उस पर्टिकुलर गुड्स का जो टाइटल है वो आपके नाम ट्रांसफर किया जाएगा। तब तक आप इसको यूज कीजिए और पैसे देते रहिए। अगर ऐसा कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिखा जहां पर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में तो वो गुड्स हमारा हो ही जाएगा, जिसके ऊपर हमारा मालिकाना हक होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि हाँ हम इस चीज के मालिक हैं, तो उस केस में भी उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और गुड्स का जो जीएसटी रेट है वो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आप उस गुड्स को यूज तो कर रहे हो, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या है? फ्यूचर में आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस मत मानना। लेकिन जो आप कार भाड़े पे लिए थे एक दिन दो दिन यूज करने के लिए, उस केस में वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज था। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लीजिए हायर परचेज। अब बात करते हैं सेकेंड आइटम, लैंड से रिलेटेड अगर कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होंगे तो आप उसको कब मानोगे? गुड्स का ट्रांसफर कब मानोगे? सर्विस का। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लीज पे मिला, टेनेंसी मिला, इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड, आपको एक अधिकार मिल गया कि आप उस लैंड को ऑक्युपाई कर लो, ठीक है, चाहे भाड़े पे ले लो लीज पे ले लो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में, तो सीधी सीधी सी बात है आप रेंट का पेमेंट करोगे और उस पर्टिकुलर लैंड को यूज करोगे। आप घर जो भाड़ा में रहते हो, आप उस घर मकान मालिक को पैसे देते हो और उसका रेंट को यूज करते हो, तो यहाँ पर वो घर या फिर वो लैंड क्या आपके नाम पे कन्वर्ट हो गया? क्या आप उसके मालिक बन गए? क्या नहीं। यहाँ पर आपको एक सर्विस मिल रही है। कैसी सर्विस? भाड़े की सर्विस। समझ में आ रहा है? तो उस केस में इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आया आपको? सेकंड देखिए एक और सिचुएशन, लीज और लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स, बिल्डिंग माइट बी ए कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेंट आउट होली और पार्टली। सीधी सी बात यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर आपको एक बिल्डिंग भी अगर किसी को दे दे रहे हो पूरा, सिर्फ बिल्डिंग का एक रूम नहीं, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग भी अगर किसी को दे दे रहे हो भाड़े पे कि भैया ये लो आप इसको यूज करो, तब भी क्या हो रहा है? तब भी ये आपका सर्विस ही कहलाएगा, यहाँ पर गुड्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ में आया? अब एक अपने ऊपर एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपका एक घर है, जो घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, आपने क्या किया? उस घर को टू लेट कर दिया, आपने उस घर को लेट आउट कर दिया किसी और पर्सन को,
तो जिस दिन वो पर्सन को आपने लेट आउट किया, क्या हम ये मान लें आपने ये घर उसको बेच दिया सिर्फ 5,000 रुपये महीने का किस्त देकर? नहीं। तो समझ में आ रहा है ना, रेंट अलग होता है और घर को बेच देना पूरा अलग होता है। तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन के जो उसकी नेचर है उसको आपको समझना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि ये गुड्स का ट्रांसफर कहलाएगा या सर्विस का ट्रांसफर कहलाएगा। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट और प्रोसेस। कुछ ट्रांजेक्शन आपके ट्रीटमेंट या प्रोसेस रिलेटेड होते हैं। मतलब क्या, मान लो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को एक सामान दिए उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिया, भैया ये लो साफ करके देना, वो मेरे कपड़े के ऊपर कुछ प्रोसेस किया, कुछ ट्रीटमेंट किया और धो के वापिस कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो उस केस में क्या होगा देखिए, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी और इंसान के गुड्स के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्विस का सप्लाई कहते हैं। आपको सोच कर देखो ना, जब आपने लॉन्ड्री पे कपड़े दिए, एग्जांपल लॉन्ड्री, जब आपने लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिए, लॉन्ड्री वाला आपका कपड़ा लेकर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया और आपको वापस कर दिया, तो आपके पास आपका गुड्स वापस आ गया। गुड्स का तो मूवमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपको एक सर्विस मिली। कैसी सर्विस? सफाई करने की सर्विस। समझ में आया? बहुत बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप गाड़ी गैराज में देते हो, वो रिपेयरिंग करके आपको कार या बाइक जो भी आपकी गाड़ी है उसको वापस कर देता है। तो उसने क्या किया, आपके किसी और पर्सन के गुड्स के ऊपर काम किया, प्रोसेस किया, कुछ उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर वो आपको वापस कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या दी है, आपने सर्विस दी है। समझ में आया आपको? यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन को हम देख रहे हैं, जब लॉन्ड्री वाले से इस चीज को देखो, ये लॉन्ड्री वाला है और ये कंज्यूमर है। तो लॉन्ड्री वाले ने जब कपड़े धोकर वापस किए तो ये तो क्या दे रहा है, लॉन्ड्री वाला क्या दे रहा है, फिजिकली क्या दे रहा है, फिजिकली एक शर्ट दे रहा है। लॉन्ड्री वाला फिजिकली एक शर्ट दे रहा है और उस शर्ट के बदले में क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो यहाँ पर शर्ट के ऊपर फोकस किया गया और बोला शर्ट तो क्या है, गुड्स। तो भैया ये तो गुड्स का सप्लाई होना चाहिए, देखो शर्ट दे रहा है बदले में पैसे ले रहा है। लेकिन आप चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, आप इस ट्रांजेक्शन के पीछे का असलियत देखो। यहाँ पर आपको शर्ट वापस तो मिल रहा है लेकिन शर्ट तो आपका ही था, आप तो उसके ओरिजिनल ओनर पहले से ही थे। आपने तो ये शर्ट दिया लॉन्ड्री वाले को सिर्फ एक ट्रीटमेंट करने के लिए कि भैया ये लो इसके ऊपर ट्रीटमेंट करो और मुझे वापस करो। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे कि ये आपका सर्विस का सप्लाई हुआ है, गुड्स का सप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज गुड्स का मालिक तो आप ऑलरेडी पहले से थे। यहाँ पर टाइटल आपका जो है गुड्स का वो चेंज हुआ ही नहीं, कल भी आप मालिक थे, जिस दिन आपने उसे धोने के दिया तब भी आप ही मालिक हो, और जब उसने धोकर आपको वापस किया कपड़ा तब भी आप ही मालिक हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि भैया टाइटल ऑफ गुड्स चेंज हो रहा है। सिंपल सिंपल इंडिकेशन मिल रहा है, इट इज सिंपली अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप अपने बिजनेस के एसेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस के एसेट को, इट मींस आप इसका टाइटल भी ट्रांसफर कर रहे हो। कल तक आपका बिजनेस इसका मालिक था, अब कोई और उसका मालिक होगा। समझ में आ रहा है ना, कल तक आप इसके मालिक थे या फिर आज वो बिजनेस एसेट पूरा की तरह से जलकर खाक हो गया, मतलब अब आप भी उसके मालिक नहीं रहे, इट मींस आपका टाइटल भी ट्रांसफर हो गया। तो जब किसी भी ट्रांसफर में उस पर्टिकुलर एसेट का टाइटल भी ट्रांसफर होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड। आपके बिजनेस के जो एसेट थे उसको अगर आपने ट्रांसफर किया या डिस्पोज ऑफ किया बाय द ओनर, मालिक ने खुद किया, तो उस केस में क्या हो रहा है,
these words whether or not for consideration have been omitted with retrospective effect from 1/7/17। अच्छा, ये पहले एक वर्ड पहले से इसमें था कि चाहे आप पैसे लेके करो या बिना पैसे लेके करो, ये वर्ड पूरा हटा दिया गया, क्योंकि सिंपली है कि आप कैसे भी करो, आप इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, आप इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा। आप सिंपली क्या देखेंगे, आप सिर्फ ऊपर की 2 लाइन देखिए यहां तक कि आपके जो गुड्स हैं, बिजनेस के गुड्स, आपने बिजनेस के गुड्स को ट्रांसफर कर दिया तो भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, बात खत्म। समझ में आया? अब आप मेरे को बताइए कि मान लीजिए आपका बिजनेस है किस चीज का, ट्रैवलिंग का। किस चीज का? ट्रैवलिंग का। अब आपके लिए एसेट क्या हुई, आपके ट्रैवल बिजनेस में जो कार हैं, जो व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स वगैरह जो भी हैं, वो आपके लिए एसेट। आपने आपके बिजनेस से एक कार उठाकर आपने अपने किसी दोस्त को दी, ले भाई कार, घूम फिर कर आ, 4-5 दिन बाद वापिस कर दे। तो यहाँ पर आपने जो ट्रांसफर किया, क्या ट्रांसफर किया? द राइट टू यूज द कार। समझ में आया? आपने आपके दोस्त को जो ट्रांसफर किया, द राइट टू यूज द कार। तो मुझे बताइए ऐसे केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस। परफेक्ट, वेरी गुड, ये कहलाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जहां पर उस पर्टिकुलर एसेट का टाइटल ही ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब मालिकाना हक पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जा रहा है, उस केस में आपका सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। दूसरा देखिए, where the owner uses or allowed to use business asset for personal use। मान लीजिए ओनर ने क्या किया, ओनर ने उस पर्टिकुलर एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। मतलब क्या? मतलब ये मेरे ऑफिस में एक लैपटॉप था, ये ऑफिस का एसेट है, ये बिजनेस का एसेट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एसेट को मैं अपने घर ले गया, अपने बेटे को दे दिया। अभी लॉकडाउन है, मैंने अपने बेटे को दे दिया, ले भैया इसके ऊपर गेम खेल। मेरा बेटा 7 दिन तक इसमें गेम खेला। 7 दिन बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तब इस लैपटॉप को वापस मैंने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इन 7 दिनों में ये तो मैं हूं ओनर उस बिजनेस का, और ये जो मेरा सन है, मैंने इसको ट्रांसफर किया क्या, राइट टू यूज दी एसेट, ले भैया तू इसको यूज कर। तो यहाँ पर जो इवेंट हुआ ना, आपने अपने बेटे को जो ट्रांसफर किया है, यूज किया है, लैपटॉप चलाने के लिए दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आया? या फिर आप अपने बिजनेस को छोड़ के उस चीज को अपने घर के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपका क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको सप्लाई माना जाएगा और इस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये एसेट हम घर लेकर गए थे? ये नहीं पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा? पता लगवा लो, अगर ऑफिसर आता है, ऑफिसर आपको ये प्रूफ कर देता है कि ये एसेट आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे, तब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऑफिसर आता है और ये प्रूफ नहीं कर पाता कि आप बिजनेस के एसेट को घर में पर्सनली यूज करते थे, तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग तो रियल लाइफ में करते ही हैं, बिजनेस के नाम पे लैपटॉप लेते हैं, खरीदते हैं, घर में यूज करते हैं, नो डाउट। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये पॉइंट देखा जाए तो प्रैक्टिकली तौर पर उतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं रख पाएगा, क्योंकि इसको प्रूफ करने में दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? बट इतना आप मान के चलो कि अगर बिजनेस का मालिक जो ओनर है, वो अपने बिजनेस के एसेट को पर्सनल यूज करने के लिए अगर यूज करता है, घर लेकर जाता है या यूज करता है, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद इफ द ओनर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। जी हाँ, ओनर अब सीज हो गया, मतलब अब और वो टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाएगा। सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन मतलब कैसे? मान लीजिए उसने अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया कि भैया मेरा इतना टर्नओवर नहीं होता है, मैं साल का बस 5-6 लाख का बिजनेस कर पा रहा हूँ, मैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी अचीव नहीं कर पा रहा, तो भैया जीएसटी का इतना सारा कंप्लायंसेस क्यों हम पूरा करेंगे, इट इज बेटर टू सरेंडर द जीएसटी नंबर।
तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया, तो जब उसने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया तो वो पर्सन क्या कहला जाएगा, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अब और वो टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो इफ द ओनर ceases to be a taxable person, then business asset will be assumed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। तो उस केस में इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। मतलब क्या, मतलब ये देखिए, ये हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था क्या, कि जब आपके बिजनेस के कोई एसेट है, बिजनेस का कोई एसेट है, आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको ट्रांसफर कर दे रहे हो, आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हो। मतलब आपने पहले क्या किया था, आपने इसको बिजनेस के नाम पे खरीदा था, तो आपने इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मजा मारा था। अब आप क्या कर रहे हो, इसको पूरे तरीके से ट्रांसफर या डिस्पोज कर दे रहे हो। तो उससे सरकार क्या कहती है कि हम इसको सप्लाई मानेंगे, ऐसे इवेंट को हम सप्लाई मानेंगे, और जो सप्लाई होगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू के ऊपर जो जीएसटी होगा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, क्या हो रहा है ना, कि लोग ऐसा बहाना कर सकते थे, वो बहुत सारे बिजनेस एसेट खरीद लेते, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते, और फिर क्या बोलते कि सर अब तो मेरा बिजनेस ही बंद हो गया, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो जिस दिन आप ऐसा करोगे उससे पहले आपके बिजनेस के, मतलब क्या, इस चीज को समझो। मान लो ये आपका तारीख है 15 मार्च, ठीक है, इस दिन आपने क्या किया, सरेंडर के लिए अप्लाई किया, जीएसटी नंबर सरेंडर करना चाहते हो, बोलते हो कि भैया हमको जीएसटी में और नहीं रहना। तो सरकार कहती है कि इस दिन के पहले जितना भी आपका बिजनेस एसेट आपके पास है, हम ये मानेंगे कि वो सारा एसेट आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। आपने किसको बेच दिया, आपने ओनर को बेच दिया। अब ओनर तो आप खुद हो, लेकिन यहाँ पर बिजनेस को अलग बोला गया है। इस बिजनेस ने इस ओनर को सारा का सारा माल बेच दिया, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका सप्लाई कहलाएगा, और जितनी उसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट तभी वैलिड है जब ये जो बिजनेस एसेट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो बिजनेस एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, इस पर्टिकुलर बिजनेस एसेट के ऊपर अगर आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा, तो ही यहाँ पर उस चीज को सप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर आपने इन सब एसेट के ऊपर कोई भी ऐसा जीएसटी बिना पे किए अगर आप खरीदे होंगे, समझ में आ रहा है ना, कोई भी ऐसे एसेट जिसके ऊपर आपने बिना जीएसटी दिए खरीदा होगा, तो वहां पर तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिया होगा, मतलब आपने उस समय सरकार का कोई भी पैसा बर्बाद नहीं किया। वैसे एसेट के ट्रांसफर के ऊपर आपको छूट मिल सकती है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो भी बिजनेस एसेट हैं जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्लेम किया था, आज अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो बंद करने के इमीडिएट पहले वो सारे के सारे एसेट आपके क्या माने जाएंगे, सप्लाई माने जाएंगे, और उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर आपका जीएसटी नंबर सरेंडर होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो उस केस में क्या होगा, गुड्स सर का, हाँ बोलो। ये सर ये जो वैल्यू होगा ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू पढ़ेंगे रहेगा पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे जो वैल्यू पे हमने इसके ऊपर हम ओके पढ़ेंगे, आपका जब वैल्यू चैप्टर पढ़ेंगे वैल्यूएशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ओके सर। नाउ दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, ये जो अभी हमने पढ़ा ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, व्हेन द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये पापा का बिजनेस है, पापा ने क्या किया, ये बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया सन के नाम पे, अपने जीते जागते सन के नाम पे। पापा भी जिंदा है, सन भी जिंदा है, पापा ने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस क्या हो गया, गोइंग कंसर्न, है ना, वो चलते रहेगा। तो ये पापा का बिजनेस में इन्होंने पहले क्या किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लिया था। आज जब भी अपने सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी सन के नाम पे पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, और यही सन फिर आगे चल के इस बिजनेस को रनिंग करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा। समझ में आ रहा है आपको, सेम बिजनेस यहाँ पर कंटिन्यू होगा। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और इसके ऊपर जीएसटी का कोई भी लेन देन नहीं होगा।
बस खाली आपको प्रॉपर तरीके से जो जीएसटी के कंप्लायंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे इस सिचुएशन के। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए पापा का एक अलग पेन होगा, सन का एक अलग पेन होगा, है ना। और हमको पता है जीएसटी आपका पेन बेस्ड होता है। याद है आपको हमारी फर्स्ट क्लास जहां पर हम डिस्कस किए थे जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर। तो पापा का जो जीएसटी नंबर है ये अलग होगा, बेटे का जीएसटी नंबर अलग होगा, मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पर इस एक पर्सन के बिजनेस से इस एक पर्सन के बिजनेस को ट्रांसफर हो रहा है सारा बिजनेस। तो कल तक पापा के बिजनेस का जो जीएसटी नंबर था सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्हीं के नाम पे था। आज से इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पेन के नाम पे होने वाला है। ये सारी की सारी जानकारी आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। उसके एक रेस्पेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, जब बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं हम वो चीज को फिलअप करते हैं और बताते हैं कि ये बिजनेस क्लोज हो रहा है। किसको क्लोज हो रहा है, इस XYZ पर्सन को क्लोज हो रहा है। तो ऐसे केस में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस खाली आपका जो नॉर्मल लीगल कंप्लायंस है ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अभी जो हमने पढ़ा ये चीज कहां पर अप्लाई नहीं होगी। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। जी हाँ, मान लीजिए कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और सन आकर उस बिजनेस को दुकान को चला रहा है। ऐसे बहुत जगह हमने देखा है, पापा दुकान जा रहे थे, अब पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा को कोविड हो गया, पापा हॉस्पिटल में बैठे हैं और बेटा दुकान जाके दुकान संभाल के उसको चला रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, द बेटा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पापाज बिजनेस। तो उस केस में भी इस चीज को हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। समझ में आ गया। नाउ सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको मानेंगे। देखिए अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटिंग पे देते हो, जैसे घर भाड़ा, है ना, तो अगर आप पर्सनल रेसिडेंशियल घर दे रहे हो रहने के लिए, जैसे फैमिली लोग को देते हैं, हम सब जैसे बहुत लोग आम लोग फैमिली लोग हम घर भाड़े में रहते हैं, तो हम किस पर्पस के लिए रहते हैं, हम रहते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो ऐसे पर्पस के लिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर अदरवाइज कुछ और सीन है, जैसे मान लो आप अपनी दुकान करने के लिए कहीं ऑफिस एक भाड़े पे लिए हो, आप अपनी कोचिंग चलाने के लिए एक घर भाड़े पे लिए हो, समझ में आ रहा है ना, अगर ऐसा कुछ सीन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है ना, आप खुद सोच कर देखो, आपने आपका घर भाड़े पे दिया तो घर थोड़ा ना बेच दे रहे हो, घर का मालिकाना हक तो अभी भी आप ही के पास है, यू आर द रियल ओनर। आप तो बस राइट टू यूज द स्पेस ऑफ योर होम, आप तो खाली वही दे रहे हो, आपके घर का वो हिस्सा जिसको कि सामने वाला यूज कर सके अपने हिसाब से, आप वैसे दे रहे हो। तो दिस इज द राइट टू यूज द प्रोडक्ट, नॉट द टाइटल ऑफ गुड्स, है ना। तो यहाँ पर राइट ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। देन अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर रहे हो, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, सिविल स्ट्रक्चर करना है, बिल्डिंग ब्रिज बनानी है आपको, आप किस लिए बना रहे हो, ताकि आगे चल के आप उसको बेच दोगे किसी और बायर को, चाहे पूरा बेच दोगे पार्टली बेच दोगे, ये सब अगर आप कर रहे हो, एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation which is earlier। तो इसको दो भाग में पढ़ते हैं इस पार्ट को, पहले इतना पार्ट को पढ़िए। पहले एक्सेप्ट से पहले क्या बोल रही है कि अगर आपने आपने क्या किया, आपने किसी के घर बनाने का कोई काम शुरू किया, आप एक कॉन्ट्रेक्टर हो, आप उसका घर बना के दे रहे हो, घर उसको मॉडिफाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, आप कोई बिल्डिंग बना के दे रहे हो, कोई ब्रिज बना के दे रहे हो, कोई पुल बना रहे हो, ये सब कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। कैसा सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, याद है आपको हमने पढ़ा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस कर रहे हो। तो जहां भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आएगा हमेशा आप उसको क्या मानना, आप उसको सर्विस मानना। समझ में आया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप सारा का सारा पैसा अगर लेते हो कब, उस पर्टिकुलर चीज के कंप्लीट होने के बाद, अगर मान लो एक बिल्डिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बाद फिर आप अगर पैसे लेते हो तो उस केस में इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे उस समय। लेकिन बिल्डिंग आप बना रहे हो और बनाते बनाते आप उससे थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहे हो, मतलब बिफोर कंप्लीशन आपने अगर पैसा ले लिया तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा लेते हो पूरा कंप्लीट होने के बाद, उस पर्टिकुलर एसेट के कंप्लीट होने के बाद अगर आप पूरा पैसा लेते हो तो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। नाउ आप क्या कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, किस चीज के लिए, आप उसको टेम्पररी अलाउ कर रहे हो
कि उस पर्टिकुलर चीज को वो एंजॉय करे, यूज करे ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई भी ट्रेडमार्क, कोई भी लाइसेंस, कोई भी कॉपीराइट अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उस केस में आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। समझ में आया आपको? मान लो आज जो बहुत सारी मूवी वगैरह आप थिएटर में देखते हो, तो वहां पर जो ओरिजिनल मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वे क्या करते हैं, टेम्पररी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हर सिनेमा हॉल को एक राइट ट्रांसफर करते हैं कि आप हमारी मूवी को अपने सिनेमा हॉल में प्ले कर सकते हो। समझ में आया? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कॉपी राइट है उस मूवी का, जो उन्होंने टेम्पररी ट्रांसफर किया, उसे क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। या जैसे अभी का एग्जांपल ले लो, अभी गवर्नमेंट ने तो देख रहे हो आप, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ऐसा 2 मेडिसिन आ रहा है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब सरकार कहती है कि सिर्फ 2 कंपनी ये मेडिसिन बना रही है, तो वो 2 कंपनी न जाने कब तक बनाती रहेगी, इतने सारे करोड़ों लोगों को हमको मेडिसिन देनी है। तो सरकार कहती है कि इन 2 कंपनियों को, ऐसे आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ऐसा डिमांड किया था कि ये जो 2 कंपनी है, ये अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अलग अलग बाकी जो मेडिसिन कंपनी है उनके साथ शेयर करें, ताकि सारी मेडिसिन कंपनियां, मान लो करीबन 100 20 50 जो भी कंपनियां हैं, वो सारी एक साथ इसका प्रोडक्शन करें, ताकि क्या है, हम भारत की सारी जनता को ये इंजेक्शन दे सकें। बिकॉज ह्यूज डिमांड है, ह्यूज। समझ में आ रहा है? तो मान लो ये 2 जो कंपनी है जो ये मेडिसिन बनाई है, ये अगर अपना फॉर्मूला शेयर करती है, तो ये टेम्पररी एक पीरियड के लिए शेयर करेंगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 1 साल के लिए, और उसको शेयर करने के बदले वो उनसे पैसे लेंगी। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है। नाउ मान लीजिए कि अगर आप किसी के लिए भी कोई एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पूरा स्क्रैच से डिजाइन करते हैं, मतलब कल तक वो सॉफ्टवेयर था ही नहीं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे मार्केट में जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं सीडी में पैक होके, है ना, मान लो एक सीडी में ऐसा पैक हो जाता है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टैरी सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर अगर रेडीमेड पैकिंग में आता है, तो वो तो गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कस्टमर के हिसाब से प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर, तो उस केस में आप उस कस्टमर को क्या दे रहे हो, उसको आप सर्विस दे रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है? मान लीजिए कि आपने किसी के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि आपको ये काम नहीं करोगे, रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, या फिर टॉलरेट एन एक्ट, या फिर एक सिचुएशन, या फिर टू डू एन एक्ट, अगर आप ऐसे करते हो तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अब ये क्या है, देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल थी, सुमित स्कूल, और सुमित स्कूल में एक एम्प्लॉय था, जो एम्प्लॉय स्कूल से निकल गया और बाजू में एक और स्कूल बनाने के प्लान में था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सुमित ने इस एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप यहाँ पर स्कूल ना बनाए, बदले में आपको मैं पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर जो दूसरा एम्प्लॉय है उसने क्या किया, नॉट टू डू, वो एक काम नहीं किया, इसलिए उसको पैसे मिले। समझ में आया आपको? या फिर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सुमित एक डेवलपर है, सुमित एक डेवलपर है, क्या चीज का डेवलपर है, वो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है। तो जब वो बिल्डिंग जहां पर बना रहा है ना, उसके बाजू में जो एक कॉलोनी है, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुमित का टारगेट है कि भैया मेरे को 1 साल के अंदर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करना है। तो दिन रात वहां पर काम चल रहा है, इवन आधी रात को 2 बजे भी ठीक ठाक ऐसे आवाज आ रही है। समझ में आ गया? तो ये जो कॉलोनी वाले हैं, ये लोग आके इसको नाटक किए, इस काम को रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि इनको दिक्कत हो रही थी। तो सुमित ने क्या कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, आप थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, मुझे काम खत्म करने दीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए बदले में इसी कॉलोनी में एक पार्क बना दूंगा, जहां पर आपके बच्चे फ्री में आके घूम पाएंगे, खेल पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टॉलरेट कर रहे हैं। तो अगर टॉलरेट कर रहे हैं तो ये लोग क्या दे रहे हैं, ये लोग सर्विस दे रहे हैं। समझ में आपको? ये भी कवर है, सोचो जीएसटी कितना वास्ट है, ये भी कवर कर लिया। देन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए आपने किसी गुड्स को यूज करने के लिए किसी को दिया, जैसे मान लो आजकल OLX बोल के एक ऐप है, जहां पर आप देखते हो बहुत सारे लोग अपना हाई फाई कैमरा खरीद तो लेते हैं, और फिर बाद में उसका कुछ यूज नहीं होता, तो वो लोग उस कैमरे को भाड़े पे देते हैं। 600 रुपए पर आवर, 500 रुपए पर आवर, 1000 रुपए पर डे, ऐसे करके वो क्या करते हैं, कैमरे को भाड़े पे देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। उन्होंने क्या किया, कैमरा भाड़े पे दिया, बदले में पैसे लिए। तो अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, तो वो कैमरा को बेच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे केस में वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस। समझ में आया? तो चलिए, ये था हमारा शेड्यूल 2। यहाँ पर हम हमारी क्लास को ब्रेक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे का डिस्कस करेंगे। फटाफट नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास में आइए आप लोग।